हेलो एंड वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, फिर हमें एनर्जी कैसे मिलती है, अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, फिर जो मैन मेड डिवाइसेस है लाइक सोलर पावर, विंड एनर्जी जो हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, टाइड से कैसे एनर्जी निकालते हैं, बायो एनर्जी क्या होती है, फ्यूल्स क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे। एंड हम एक नई टाइप की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड हमारा पहला टॉपिक है इसमें एनर्जी, कि एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है? एक टाइप की कैपेसिटी होती है शरीर की काम करने के लिए। ठीक है। एनर्जी बिकॉज सबसे ज्यादा यूज कहाँ होती है? जब हम वर्क कर रहे होते, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। ओके। Energy stored in a body or a system is equivalent to the total energy done by the body till the whole of its energy has been completely exhausted. Energy stored in a body क्या होता है? या किसी सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने तीर धनुष कभी चलाया होगा। ओके। तो ये आपका धनुष है एंड ये आपका तीर है। ओके। जब आप इस चीज को पीछे की साइड खींचते हैं तब क्या होता है? एनर्जी बनती है। तो एनर्जी क्या हो रहा है? इस वायर में स्टोर हो रही है। तभी आप जब छोड़ते हो तो वही एनर्जी क्या करती है? तीर को आगे की साइड धक्का देती है, जिसकी वजह से वो इतनी स्पीड से आगे भागता है। तो ये एक सिस्टम हो गया जिसके अंदर क्या हो रही है? एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ऐसे ही हम ह्यूमंस हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू टोटल वर्क। मतलब ये कह रहे हैं कि एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल वर्क के बराबर होती है। टोटल वर्क डन बाय द होल बॉडी। टोटल वर्क जो वो बॉडी पूरा कर टोटल वर्क जो वो पूरी बॉडी कर सकती है जब तक उसके अंदर की पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी। कितना काम एक बॉडी कर सकती है जब तक उसके अंदर की एनर्जी खत्म ना हो जाए, उसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड। ओके। अब हम आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड फ्रॉम द फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम ह्यूमंस की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली किससे फुलफिल करी जाती है? फ्यूल से। हम कोयल को जलाते हैं, ठीक है, एंड उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। Solar energy is also available to us in a form of variety of fuel that has been stored in the earth crust. हमारे पास सोलर एनर्जी भी अवेलेबल हो जाती है, किसकी फॉर्म में? फ्यूल्स की फॉर्म में, जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, ये हमारा अर्थ होता है, एंड ये जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको क्रस्ट कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। तो जो सोलर एनर्जी है वो हमें अवेलेबल होती है हमारे जो अर्थ पे आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके अंदर फ्यूल की थ्रू। लाइक जो पेट्रोलियम है या फिर जो कोयल है, उसके फॉर्मेशन में भी सन की एनर्जी यूज आती है। तो पेट्रोलियम या कोयल कैसे बनता है? कोल कैसे बनता है? जब बहुत सारे जो प्लांट्स हुआ करते थे पुराने टाइम पे, हमारी अर्थ पे जो प्रेजेंट होते थे, वो जैसे डाई डाउन हो गए, वो जैसे ही खत्म हो गए, तो क्या होने लगा? हमारे उन प्लांट्स के ऊपर मिट्टी की लेयर्स जमने लगी। एंड ये मिट्टी की लेयर्स क्या करती है? इसके अंदर
उस प्लांट के अंदर, डेड प्लांट के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी गर्मी, इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है कि उससे कोयल का फॉर्मेशन हो जाता है। बट ये जो गर्मी मिल रही है वो सन के थ्रू भी मिल रही होती है। तो जो सोलर एनर्जी है वो जनरली हमारे पास एक बहुत अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि अर्थ की क्रस्ट में भी स्टोर किया जाता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। आप सभी जानते हो कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ओके, मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be converted from one form to another। मतलब एनर्जी को हम अपनी तरफ से बना नहीं सकते, ठीक है, ना ही एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी क्या होती है, एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट करी जा सकती है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। एंड वो एग्जाम्पल है विंड मिल का। ओके, विंड मिल का। तो जो हमारे एयर होती है वो हमेशा मोशन में होती है। एयर पार्टिकल क्या होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं। एंड बिकॉज एयर पार्टिकल हमेशा मोशन में होते हैं, वो रुके हुए नहीं होते हैं, तो एयर पार्टिकल्स के पास हमेशा एक टाइप की एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी दैट इज वर्च्यू बाय द पार्टिकल मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन से बनती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं तो उनके पास एक टाइप की ही एनर्जी होती है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, एयर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। हमने एक डिवाइस बना दी विंड मिल। ओके, बहुत बड़े बड़े से फैंस लगे होते हैं एंड ये सारा का सारा सिस्टम मोटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो मोटर जो होता है वो विंड मिल के अंदर छुपा हुआ होता है। तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आते हैं इस फैन से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये पंखा रोटेट होना शुरू हो जाता है। एंड बिकॉज ये पंखा रोटेट होने शुरू हो जाता है, अंदर का जनरेटर चलना शुरू हो जाता है एंड अंदर क्या बनने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी बना ली, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो हम यहाँ पर देख रहे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, एनर्जी हम कोई एक्स्ट्रा बना नहीं रहे होते, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। ठीक है, एंड उसके लिए हम हमेशा कोई ना कोई डिवाइस बनाते रहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ह्यूमंस के पास बहुत बड़ी रेंज है सोर्स ऑफ एनर्जी की। ठीक है, हमें बहुत सारी जगह से एनर्जीज मिल सकती है, जैसे कि सन। आप जानते हो हमारी अर्थ पे सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से आने वाली रे, सनलाइट को प्लांट्स कैप्चर करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फ्रूट्स हमें मिलते हैं।
हम उन फ्रूट्स को खाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ओके, एंड अर्थ में रहने वाले सारे के सारे लिविंग बीइंग इसी प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए सन को द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ओके, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा पहला एग्जाम्पल है सन। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विंड, जैसे कि मैंने बताया कि हवा के चलने की वजह से विंड मिल होता है, एंड विंड मिल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो विंड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारा जो अर्थ का जियोथर्मल है, हम जानते हैं कि हमारा अर्थ का जो कोर है वो काफी गर्म रहता है। ठीक है, कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा हमारे अर्थ का जो डायग्राम होता है, अर्थ की आउटर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसकी इनर लेयर को मेंटल बोलते हैं, फिर उसके अंदर की लेयर को कोर कहते हैं। एंड जो हमारे अर्थ का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वहां पर आयरन भी मेल्टेड फॉर्म में रहता है। ओके, कोर में जो आयरन प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ का, वो मेल्टेड फॉर्म में रहता है। कोर का टेम्परेचर इतना हाई होता है। तो बिकॉज कोर का टेम्परेचर इतना हाई होता है, तो उस कोर की हेल्प से, उस टेम्परेचर की हेल्प से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, और इस टाइप की एनर्जी जनरेशन को बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट है फ्लोइंग वाटर। हम जानते हैं कि वाटर जब भी फ्लो कर रहा है, बिकॉज ये फ्लो कर रहा है तो इसके पास कैसी एनर्जी होगी? रिवर में पानी फ्लो करता है, ओके, तो उसके पास कैसी एनर्जी होगी? बिकॉज पानी हर टाइम चल रहा है, उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लोइंग वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। देन हम डैम्स बना देते हैं, डैम्स की वजह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो फ्लोइंग वाटर भी क्या है? हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयल बहुत ज्यादा ही इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है उसका हम यूज करते खाना पकाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो कोयल, गैसोलीन, गैसोलीन का दूसरा नाम क्या होता है? गैसोलीन का दूसरा नाम होता है पेट्रोल। तो पेट्रोल भी हम जानते हैं, हम अपनी बाइक्स में डालते हैं, हम अपनी कार्स में डालते हैं, जिसकी वजह से कार एंड बाइक आगे की साइड मूव कर रही होती है। तो गैसोलीन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। डीजल भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उसमें डीजल का यूज किया जाता है। नेचुरल गैस, जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसे मीथेन या नेचुरल गैस कहते हैं। तो बिकॉज सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो नेचुरल गैस होती है, उसकी वजह से हम खाना कुक कर पाते हैं। तो नेचुरल गैस भी क्या है? एक टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद बायोगैस। बायोगैस आपके लिए नया होगा, बट जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखे होते हैं जहां पर हम ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज करके उसमें से बहुत सारी फ्लेमेबल गैसेस को निकालते हैं। ठीक है, उसमें मीथेन निकलती है, बहुत सारी गैस का मिक्सचर निकलता है जो खाना पकाने जैसी एक्टिविटी में यूज होती है। तो बायोगैस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अर्थ के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एट अवर डिस्पोजल वी यूटिलाइज दिस एनर्जी टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। एंड हम ह्यूमंस ये इतनी सारी एनर्जी का बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मेनली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज चल रही होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो चल रही होती हैं, उनमें ये सारी की सारी एनर्जी यूज में आती है एज अ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज होती है। तो इसका बहुत सारी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ एन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम एनर्जी की जो सोर्स है उसको भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो दो टाइप होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के। एक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जिसको हम वापस रिन्यूड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सोलर एनर्जी का यूज कर दिया,
ओके, तो फिर से सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। हम विंड एनर्जी का यूज कर दिया, फिर से विंड एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। वो एनर्जी सोर्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, नेवर एक्सटिंक्ट, वो एनर्जी सोर्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। न्यू, ठीक है, फिर से वो जनरेट हो सकता है। आप इस वर्ड से ही समझ पा रहे हो, रीन्यू, ठीक है, फिर से वो जनरेट हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसे एनर्जी सोर्स को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो सोलर एनर्जी है हमारे पास, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। विंड एनर्जी है, कभी खत्म नहीं हो सकती। टाइडल एनर्जी है, जो लिक्विड के, जो वाटर में जो टाइड्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सब जो टाइप की एनर्जी होती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, एंड ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है। तब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके, एंड डेफिनेशन है द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इन कांस्टेंट सप्लाई टू अस, ठीक है, जो कंटिन्यूअस हमारे को मिलती रहती है। कांस्टेंट सप्लाई टू अस का मतलब ये है कि नेचर हमें कंटिन्यूअसली वो प्रोवाइड कर रही है, खत्म नहीं हो रहा है। एंड आर इन एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, इन एग्जॉस्टेबल है वो। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आई होप आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्लियर होगा। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। पुराने जमाने में लोग कोयल से आग जलाते थे, ओके, पेट्रोल से आग जलाते थे, केरोसिन ऑयल से आग जलाया करते थे। कोई भी सोलर एनर्जी का यूज करके आग नहीं जलाता था। तो कन्वेंशनल मेथड नहीं है, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक है। ये सब नए नए तरीके हैं जो हम ह्यूमंस ने निकाले हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आता है सोलर एनर्जी, ठीक है, सन से मिलने वाली एनर्जी, ओशंस की वजह से टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, रनिंग वाटर की एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी सोर्स जो खत्म हो सकते हैं, वापस हमें नहीं मिल सकते, ठीक है। अगर हम उसको कंटिन्यूअस यूज करते रहे तो वो खत्म हो जाएंगे, वापस जनरेट नहीं हो सकते। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? द सोर्सेज विच कांट यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड आर एग्जॉस्टेबल, जो खत्म हो सकते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, एक्सेट्रा, ठीक है। कोल को बनने में अराउंड 30,000 ईयर्स लगते हैं। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को उससे भी ज्यादा टाइम लगता है बनने के लिए। अगर हम कंटिन्यूअसली कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को खत्म करते रहे जिस तरीके से आज के टाइम में किया जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा, इस अर्थ पे कोई भी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नहीं होगा। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो दो टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो हमें कॉन्स्टेंटली मिलती जाती है, खत्म नहीं हो सकती है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो खत्म हो सकती है। नॉन रिन्यू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो सकती है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी,
नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है कोयल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस। ओके, तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। स्कूल के पेपर में इन दोनों का डिफरेंस लिखने को आ जाते हैं, तो इसके 3-3 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, किस चीज को हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो हम अभी जानते हैं। फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बाय इट। अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहना है, ठीक है, तो ये उनको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई पत्थर सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है, तो आप सीधे बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पहली चीज तो ये कि हमें पत्थर से क्या होता है, एनर्जी ही नहीं निकालना आता है, ठीक है ना। पत्थर के अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी स्टोर्ड होगी, बट हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि पत्थर से हम एनर्जी कैसे निकाल सके। तो पत्थर क्या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ? नहीं हुआ। बट कोयल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकॉज वो फ्लेमेबल है, उसमें इजीली आग लग सकती है। तो क्या है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट क्या कोयल एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो उसके बारे में जानने के लिए कि क्या वो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं, उसके लिए कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को कुछ कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करना होता है। एंड वो कंडीशन क्या है? इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। ओके, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो बहुत बड़े अमाउंट में हमें एनर्जी देती है उस फॉर्म में जिसका हम इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना, वो एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इट मस्ट बी इजिली स्टोरेबल इन स्मॉल स्पेस, वो छोटे से स्पेस में स्टोर्ड होने लायक भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी इजिली ट्रांसपोर्टेबल, ठीक है, उसको एक जगह से अगर दूसरी जगह पे ले जाना है तो वो इजिली ट्रांसपोर्ट करी जा सके। ये 3 पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। इट मस्ट प्रोवाइड द एनर्जी इन रेगुलर मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सोर्स ऑफ एनर्जी को कॉन्स्टेंटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो थोड़ी देर के लिए एनर्जी दे फिर खत्म हो जाए, फिर एनर्जी दे फिर खत्म हो जाए। इस टाइप का सब्सटेंस हमारे लिए अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि उस चीज को रेगुलर मैनर में एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है, इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है, ह्यूमंस के लिए वो कन्वीनियंट हो, इजी हो यूज करने के लिए। ओके, तो ये 5 पॉइंट है जो डिस्टिंग्विश करता है कि कोई भी एनर्जी का सोर्स एक गुड एनर्जी सोर्स है या नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। सन से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि सन है, ओके, सन से मिलने वाली सनलाइट को जो प्लांट है वो कैप्चर करते हैं। ये एक लीफ है, ये सन से मिलने वाली जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है उसको ये लीफ क्या करेगी, कैप्चर करेगी। एंड उसकी वजह से कौन सा प्रोसेस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करेगी। उस फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, प्लांट खुद के लिए फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है, एंड उस प्लांट पे हम ह्यूमंस या एनिमल्स भी डिपेंड करेंगे उस फूड के लिए। प्लांट खुद के लिए भी फूड प्रिपेयर करता है एंड एनिमल्स के लिए भी फूड प्रिपेयर करता है। तो सन की वजह से हमें फूड मिल रहा है एंड फूड ही अर्थ पे रहने वाले सारे के सारे लिविंग बीइंग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब ये कि जो सन है, अगर सन नहीं होता
तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, सन हमें हीट देता है, प्रोवाइडर्स हीट। सन हमें लाइट देता है। ठीक है, द एनर्जी जनरेटेड बाय द सन, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि जो सन पे जो एनर्जी जनरेट होती है, सन पे भी तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चल रहा होगा जिसकी वजह से सन पे एनर्जी जनरेट हो रही है। ओके, सन के पास भी इतनी एनर्जी कैसे आ पा रही है कि वो हमें इतनी सारी एनर्जी दे पा रहा है? सन पे एनर्जी जनरेट होती है एक प्रोसेस से, एंड उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट सन पे ये प्रोसेस होता है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, उसकी वजह से सन पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड वो जो सन पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी अर्थ पे आती है हीट एंड लाइट की फॉर्म में, एंड अर्थ पे प्रेजेंट प्लांट उसके फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से फूड का प्रिपरेशन होता है, एंड इस फूड पे प्लांट एंड एनिमल सब डिपेंड करते हैं, एंड सन से आने वाली हीट एंड लाइट पे भी हम डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए सन हमारे लिए क्या है? प्राइमरीली सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे चलते हैं। हेन्स बाथ, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, हांस बेथ, अ फिजिसिस्ट, proposed that the enormous release of energy from the sun is due to fusion। ठीक है, ये साइंटिस्ट बताते हैं कि जो अर्थ सन पे इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस लिए प्रोड्यूस हो पा रही है? एक रिएक्शन के थ्रू जिसे कहते हैं फ्यूजन। एंड फ्यूजन को अगर कॉमन लैंग्वेज में कहे तो उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, दो चीज को फ्यूज कर देना, मतलब दोनों चीज को कंबाइन कर देना। एंड सन पे क्या होता है? दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, हाइड्रोजन के एटम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं। इस रिएक्शन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हीलियम बनाते हैं और इससे, इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो सूरज पे क्या होता है? सूरज के पास बहुत सारे अमाउंट में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, और हीलियम प्रोड्यूस करते टाइम बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालते हैं। ओके, फॉर दिस डिस्कवरी ही वाज अवॉर्डेड 1967 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इस डिस्कवरी की वजह से हांस बेथ को 1967 में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है कि उन्हें बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी। उन्हें राज खोल दिया कि सूरज इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर पाता है। ओके, अब कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। द सन एमिट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। जो सूरज होता है, जो हमारा सन है, उससे जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो पूरे के पूरे स्पेस में हर जगह फैलती है। ओके, ये जो एनर्जी है वो हर जगह फैल रही होती है। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, रिवर, लेक, ओशन, पाउंड्स। तो सन से निकलने वाली जो एनर्जी है वो जब अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, तो अर्थ में वो एनर्जी प्लेन्स, जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है, प्लेट्यूज जो छोटे छोटे टीले होते हैं, माउंटेन्स पहाड़, रिवर्स, लेक, ओशन, ये सब अपने पास ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप इन द सेंस उसका कुछ ना कुछ यूज कर रहे होते हैं। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्लांट्स सूरज की एनर्जी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड ऑल्सो सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ विंड स्ट्रोम। सोलर एनर्जी ही सोर्स होता है कि ये जो हवा के मॉलिक्यूल से इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह क्यों भाग रहे हैं। रेनफॉल, हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, एंड वाटर साइकिल में भी सन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से बारिश होती है।
स्नोफॉल जैसे रेनफॉल होता है, सन हेल्प करता है, ऐसे ही स्नोफॉल में भी सन हेल्प करता है। और ओशन में जो बड़ी-बड़ी वेव्स होती हैं, सन की ग्रेविटी की वजह से ही जनरेट होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सूरज की जो एनर्जी है, वो हम कहाँ-कहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके? सोलर एनर्जी को प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन, रिवर, लेक, ओशन, पाउंड एक्सेट्रा सब अपने अंदर ट्रैप कर देते हैं। प्लांट्स अपने अंदर ट्रैप कर रहे होते हैं। सोलर एनर्जी की वजह से विंड चल रही होती है, स्ट्रॉम्स आते हैं, बारिश होती है, स्नोफॉल होता है एंड ओशन में जो बड़ी-बड़ी वेव्स उठती है, वो भी सोलर सन की वजह से ही हो पाता है। एंड इन्हीं सब की एनर्जी का हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं सभी सोर्सेज़ से आ रही होती है। तो हमने देखा कि सोलर एनर्जी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ में सर्वाइवल के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम सोलर एनर्जी से ही कंटिन्यू करेंगे एंड और जानेंगे कि हम सोलर एनर्जी का कहाँ-कहाँ पर यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।